नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम मेन ऑपरेशंस ऑफ द लूम के बारे में समझेंगे, अर्थात बुनाई की प्रमुख क्रियाएं। बुनाई की क्रिया को सुगम व संभव बनाने के लिए सभी कर्गों में कुछ प्रमुख मोशंस होते हैं। इन क्रियाओं को मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये मुख्य भाग दो होते हैं। प्रथम वे क्रियाएं जो प्राचीनतम करघे से लेकर आज तक पूर्णतया स्वचालित करघे में पाई जाती है। इन क्रियाओं को प्राथमिक क्रियाएं या प्राइमरी मोशन कहा जाता है। दूसरी क्रियाएं गौण या सेकेंडरी मोशन कहलाते हैं। इनमें टेकअप व लेटिंग ऑफ मोशन मुख्य होता है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य सहायक क्रियाएं शक्ति चालित करघों में होती है, जैसे लूज रीड मोशन, फास्ट रीड मोशन व वेफ्ट फार्क मोशन इत्यादि। वस्त्र निर्माण में प्रयुक्त मुख्य क्रियाएं इस प्रकार है। फर्स्ट है प्राइमरी मोशन और सेकंड है सेकेंडरी मोशन। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी मोशन की। बुनाई की तीन प्रमुख क्रियाएं शेडिंग, पिकिंग व बिटिंग होती है। शेडिंग ताने के धागों को दो परतों में विभक्त करके बीच में एक समान ऊंचाई का खाली स्थान बनाने की क्रिया शेडिंग कहलाती है। इसी खाली स्थान से शटल रेस बोर्ड से होता हुआ एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाता है, जिससे बाने के धागों द्वारा बुनाई की क्रिया होती है। करघे के आविष्कार से पूर्व यह कार्य पूर्णतया हाथ द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है पिकिंग। यह वस्त्र निर्माण की दूसरी प्रमुख क्रिया है। शेडिंग के पश्चात शटल में बाने के धागों की बॉबिन लगाकर एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स की ओर झटके से भेजा जाता है। शटल अपने पीछे एक पिक छोड़ती जाती है। यह क्रिया पिकिंग कहलाती है। अतः पिकिंग के अंतर्गत ताने के विभक्त दोनों परतों द्वारा निर्मित खाली स्थान में शटल द्वारा बाने या पिक के धागे को डाला जाता है। थर्ड स्टेप है बीटिंग, अर्थात ठोकना। यह बुनाई की तीसरी प्रमुख क्रिया है। इसके अंतर्गत शेड में डाले गए पिक को ठोक कर कपड़े के अंतिम भाग से मिला दिया जाता है। इस काम को कंघी द्वारा किया जाता है। कंघी के आकार का बना रीढ़ आगे की ओर आकर भरे हुए धागे की पंक्ति को ठोककर कपड़े से मिला देता है। यह क्रिया साधारण होते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जरा सी असावधानी से कपड़े में दोष उत्पन्न हो जाता है, जिससे कपड़े में थिक व थिन दोष आ जाता है। ठोकने की सही प्रक्रिया द्वारा वस्त्र की रचना को सघन व सुंदर बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मोशंस, अर्थात द्वितीयक क्रियाओं की। इनमें भी सामान्यतः दो तरह के मोशन आते हैं। टेकअप मोशन अर्थात टेकिंग अप और लेटिंग ऑफ मोशन मीन्स लेट ऑफ मोशन। टेकअप मोशन शेडिंग, पिकिंग व बिटिंग क्रिया के पश्चात बुने कपड़े को बेलन पर लपेटने के लिए जिस यंत्र की आवश्यकता होती है उसे टेकअप कहा जाता है। सामान्यतः बुनकर के दाहिने हाथ की ओर कपड़े के बेलन में एक छिद्र बना होता है। उसी में लोहे की छड़ डालकर कस दिया जाता है, परंतु ऐसा करने से पूर्व ताने के धागों को ढीला किया जाता है। कपड़ा लपेट लेने के पश्चात ताने के बेलन को भी कस दिया जाता है। आजकल यह कार्य मशीन की सहायता से किया जाने लगा है। इसके द्वारा बुना कपड़ा स्वतः कपड़े के बेलन पर लिपटता है। इससे करघे की गति व उत्पादन में वृद्धि होती है। लेटिंग ऑफ मोशन बुने कपड़े को कपड़े के बेलन पर लपेटना संभव बनाने के लिए ताने के धागों को ढीला किया जाता है। इस कार्य हेतु जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे लेट ऑफ कहा जाता है। साधारण ताने के बेलन में बाने के बेलन के समान छिद्र बना होता है। इसी में लोहे की छड़ डालकर ढीला अथवा कसा जाता है।
आजकल मशीनों की सहायता से यह कार्य स्वतः होता है। अब हम बात करते हैं वस्त्र की गणना अर्थात काउंट ऑफ क्लॉथ। वस्त्र की सघन बुनाई वस्त्र के टिकाऊपन व कार्य क्षमता के लिए उत्तरदायी होती है। इसीलिए वस्त्र की सघन बुनाई हेतु प्रति इंच ताने व बाने की उचित संख्या का निर्धारण किया जाता है। वस्त्र में प्रति इंच धागों की संख्या जितनी अधिक होगी वस्त्र उतना ही सघन बनेगा। साथ ही पिकिंग क्रिया के पश्चात बिटिंग द्वारा अच्छी तरह से ठुकाई की जानी चाहिए, जिससे निर्मित वस्त्र के बीच छिद्र युक्त स्थान दिखाई न दे। सघन बुनाई वाले वस्त्र विशेष गुणवत्ता युक्त होते हैं। इनमें श्रम व सामग्री दोनों ही अधिक खर्च होती है। इसी कारण ये महंगे भी होते हैं। प्रति इंच धागों की संख्या जितनी अधिक होगी वस्त्र उतना ही सघन, चिकनी सतह वाला व मुलायम होगा। ऐसे वस्त्र से निर्मित परिधान आकर्षक होते हैं। वस्त्र की रचना वस्त्र की गणना हेतु प्रति इंच ताने व बाने के धागों की गणना की जाती है। वस्त्र में यह गणना प्रति वर्ग इंच में की जाती है। इन्हीं प्रति वर्ग इंच में ताने व बाने की संख्या को वस्त्र गुणांक कहते हैं। वस्त्र की गणना के लिए प्रति इंच वर्ग में ताने के धागों की संख्या पहले व बाने की संख्या बाद में लिखी जाती है। उदाहरणार्थ यदि किसी वस्त्र के एक वर्ग में ताने की संख्या 75 व बाने की संख्या 65 हो तो उसके लिए 75/65 लिखा जाता है। ताने व बाने की संख्या समान होने पर 60/60 हो तो उसे 60 वर्ग कहा जाता है। कभी कभी इसके जोड़ के एक ही और 120 अंकित रहता है। इसे टाइप नंबर कहा जाता है। वस्त्र का गुणांक या गणना सामान्यतः वस्त्र के किनारे पर छपा होता है या वस्त्र के साथ लगे लेबल पर अंकित होता है। अधिक गुणांक वाला वस्त्र उच्च कोटि का माना जाता है, जबकि कम गुणांक वाला वस्त्र निम्न स्तर का होता है। कभी कभी वस्त्र पर की गई विभिन्न परिसज्जा के कारण वस्त्र के सही गुणांक को ज्ञात करना संभव नहीं होता तथा भ्रम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे वस्त्र को जांच करने के लिए वस्त्र को अंगूठे व अंगुली के बीच में दबाकर खींचकर बड़ा कर सकते हैं। यदि खींचने पर आगे या पीछे धागे हो जाते हैं तो वस्त्र का गुणांक तुलनात्मक रूप से कम होगा, जो कि निम्न स्तर को दर्शाता है। ऐसे वस्त्र की तनाव सामर्थ्य भी कम होती है। अब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ क्लॉथ अर्थात वस्त्र का संतुलन। वस्त्र में ताने बाने के धागों की संख्या के आधार पर वस्त्र का संतुलन आधारित होता है। अतः वस्त्र में ताने बाने के धागों के अनुपात को वस्त्र का संतुलन कहा जाता है। समान ताने व बाने के संख्या वाले वस्त्र संतुलित होते हैं। इसका अनुपात 1:1 होता है तथा इसे संतुलित वस्त्र कहा जाता है। उदाहरणार्थ यदि किसी वस्त्र के प्रति इंच वर्ग में ताने व बाने की संख्या 75/75 हो तो इसका अनुपात 1:1 होगा तथा यह उत्तम कोटि का माना जाएगा। असमान गुणांक वाले वस्त्र को संतुलित नहीं माना जाता। जैसे 90/60 अर्थात ताने की संख्या प्रति वर्ग इंच 90 व बाने की संख्या 60। ऐसे वस्त्र निम्न कोटि के होते हैं। संतुलन से वस्त्र की गुणात्मकता प्रभावित होती है। वस्त्र के संतुलन की जांच सहजता से की जा सकती है। इसके लिए वस्त्र के दोनों हाथों से दबाकर खींचने पर जिस तरफ धागे की संख्या सघन होकर खिंचती है वह अधिक मजबूत होता है, जबकि इसके विपरीत दूसरी तरफ वाले धागे दूर दूर हो जाते हैं, वहीं से धागे खिंचते हैं तथा वस्त्र कमजोर हो जाता है। कुछ कपड़े जैसे चादर, तौलिया, मेजपोश, ड्रेपरी इत्यादि वस्त्रों के लिए वस्त्र का संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सैल्वेज ऑफ क्लॉथ वस्त्र की किनारी। कपड़े की मजबूती हेतु वस्त्र की चौड़ाई में दोनों तरफ 1/2 इंच या 3/4 इंच की किनारी होती है। यह वस्त्र की धरातल में कुछ अलग होती है। इसे ही सैल्वेज या किनारी कहा जाता है। ताने के धागों के समान लंबवत में ही इसकी रचना दोनों तरफ होती है।
यह वस्त्र को मजबूती प्रदान करने व उसकी रुख की अर्थात कि वस्त्र आड़ा है या खड़ा है उसकी दिशा को पहचान कराने में सहायक होती है। कपड़े की किनारी बनाने के लिए ताने के धागों को तानते समय ताने के बेलन पर दोनों ओर हाफ इंच तुलनात्मक रूप से मोटे या ताने के तारों की संख्या अधिक रखी जाती है तथा बाने के धागों की संख्या समान रहती है। इसके अंतर्गुथन से वस्त्र के दोनों तरफ मजबूत किनारी का निर्माण होता है जिससे वस्त्र की मजबूती बनी रहती है तथा धागे बंधे हुए रहते हैं। किनारी की रचना विधि के आधार पर ये 4 प्रकार की होती है। सादी किनारी मीन्स प्लेन सेल्वेज, कटी हुई किनारी मीन्स स्प्लिट सेल्वेज, टेप किनारी तथा फ्यूज्ड सेल्वेज। सादी किनारी, इस तरह की किनारी वस्त्र के अन्य भाग के समान होती है, सिलाई के दौरान मोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। टेप किनारी, इस तरह की किनारी वस्त्र के दोनों तरफ ताने में तुलनात्मक रूप से मोटी व मजबूत धागे लिए जाते हैं। वस्त्र संरचना में ताने के धागों की लंबवत दिशा में दोनों तरफ धरातल से अलग तरह का सघन रचना का निर्माण होता है। बाने का धागा एक समान रहता है। कटी हुई किनारी मीन्स स्प्लिट सेल्वेज, इस प्रकार की किनारी का प्रयोग प्रायः छोटे वस्त्रों के निर्माण के लिए किया जाता है जैसे तौलिया, रुमाल इत्यादि। कपड़ा बुन लेने के पश्चात इन्हें काट दिया जाता है। तत्पश्चात मशीन, टांके या तुरपन द्वारा किनारी बना ली जाती है। अंत में है फ्यूज किनारी मीन्स फ्यूज्ड सेल्वेज। इस विधि का प्रयोग मानवकृत रेशों से निर्मित वस्त्र की किनारी को मजबूती प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत किनारी के तंतुओं को पिघलाकर फ्यूज कर दिया जाता है। कभी कभी इस विधि द्वारा बड़े वस्त्रों से काटकर कम चौड़ाई के वस्त्र भी बनाए जाते हैं। धन्यवाद।